हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 4 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5, जो कि छोटा सा यूनिट है। जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग यूनिट 6 भी हम लोग आज ही स्टार्ट कर लेंगे। अगर किसी को अभी तक ये नोट्स अभी तक नहीं मिला है तो आप फटाफट से गूगल फॉर्म फिल कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर किसी के पास ये कंपाइलर नहीं जिससे मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने वाला हूँ आपको, अगर तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 99 में आपको ये मिल जाएगा ई बुक इसका, ठीक है। अभी तक 100 से ज़्यादा बुक सेल हो चुका है एंड बच्चों का बहुत ही गजब का रिव्यू है इस बुक के लिए कि उनका सारा चीज़ इसी में अवेलेबल। आप जो भी चाहिए आपको, स्टडी मैटर, क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, सब कुछ इसमें आपको मिल जाने वाला है। फटाफट से आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करने वाले यूनिट 5 रिवीजन करना, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर लग रहा है कि सर ये हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं ढंग से, या फिर हम लोग पढ़े याद नहीं आ रहा, हम लोग हो जाएगा यहाँ से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा पूरा देख लो एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, आराम से कुछ आपका कवर यहाँ पर हो जाने वाला है। अब हम लोग बात कर दो, हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम लोगों ने ये देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। एंड फिर हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको अगर, सेक्शन 10 कि क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मतलब एग्रीमेंट तो है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा इसके लिए सेक्शन 10 हमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स बताता है, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है ना। ऑफर एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा तो उसका अलग से यूनिट था, याद है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर चलो ठीक है ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, फिर कंसिडरेशन चाहिए, उसका अलग से यूनिट हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा अदर जितना भी इसेंशियल एलिमेंट्स था, वो क्या क्या होना चाहिए एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। अब इन सब के बाद ना दो कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसका जिक्र कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का तो थोड़ा सा जिक्र हुआ था, आपको ध्यान में अगर हुआ तो, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। बट इसका कोई जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ था अभी तक, तो इसको हम लोग अभी करने वाले हैं। एंड इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस चैप्टर से आ सकता है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं अपने को, बट इसका क्वेश्चन जितना भी दिया हुआ कंपाइलर में, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा कर लेना। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ ना, आपको छोड़ना नहीं कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। जो हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है, तो हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट आपका दो तरह का हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है दो तरह का। देखो, एक तो होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉन्टिंजेंट। देखो मैं बात करूँ एब्सोल्यूट ना, तो यहाँ पे तो क्या होता है, जब बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए ये परफॉर्मेंस दोनों ही पार्टी करेगा, अगर नहीं किया तो फिर ब्रीच माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, जो भी पार्टी ब्रीच करता है दूसरे पार्टी को कॉम्पनसेशन मिलेगा। सीधा मूल्य मतलब यही है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको गुड्स डिलीवर करने का बात करता हूँ, ठीक है, ए गुड्स डिलीवर करने की बात करता है बी को, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे केस में बी कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है, और ये किसी भी हाल में ए को परफॉर्म करना ही है। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग अकाउंट्स में बहुत बार कंटिंजेंट पढ़ते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट का मतलब ही क्या होता है कि ये किसी कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड करता है, ये किसी ये किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड करता है। कोलैटरल यहाँ पे बोलने का, और जिससे यहाँ पे मान लो कि एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझो। वहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मान लो अगर मैं इंश्योरेंस करा रखा हूँ अपने घर का, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर अपने घर का इंश्योरेंस कराता हूँ, ठीक है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ले लो, मान लो मैं बजाज का लेता हूँ मान लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं ये कराया, मैं अपने घर के लिए इंश्योरेंस कराया कि देख भाई, अगर मान लो घर में अगर कभी आग लग जाता है, तो ऐसे केस में मैं इंश्योरेंस कराता हूँ बजाज अलायंस से कि भैया अगर कुछ ऐसा होता है तो आप मुझे कॉम्पनसेशन पे करेंगे। बड़ी चीज समझो, बजाज भी फ्री में नहीं करने वाला है ये सब काम। वो क्या करेगा, वो आपसे लेगा कुछ प्रीमियम के तौर पे, कुछ पैसा आपसे लेगा। अब क्या हो रहा है समझो, यहाँ पर ये आपसे ले रहा है प्रीमियम, ठीक है, ये ले रहा है आपसे प्रीमियम, बट इसके बदले आपको क्या कर रहा है, आपके रिस्क को कवर कर रहा है वो। कि कल के दिन में घर पे कुछ अगर ऐसा हो जाता है, आग लग जाता है, कुछ आपको नुकसान अगर होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ, ये आपको पैसा देने वाला है बजाज, ठीक है। अब एक चीज समझो, अब जो एएल एंड बजाज के बीच में जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो यहाँ पर हुआ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा परफॉर्म होगा? आपको लगता है परफॉर्म करना ही पड़ेगा? माने हम तो देखो, जैसे मान लो प्रीमियम हम दे रहे हैं, ठीक है, अब बजाज जो है हमको कॉम्पनसेशन देगा, ये हर केस में ऐसा होगा नहीं। कब देना पड़ेगा पता उसको, जब घर में आग लगता है, नुकसान होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट तब परफॉर्म करना पड़ेगा, बजाज तो अपना पार्ट परफॉर्म करेगा जब, बताओ क्या होगा, जब इस घर पे आग लगेगा और कुछ नुकसान होगा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर जो यहाँ पे घर का आग लगना, ये क्या पता, ये कोलैटरल इवेंट है। ये क्या बताओ, ये कोलैटरल इवेंट है।
ठीक है, एक चीज समझना, ये कोई पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट और कोलेटरल नहीं बोलते उसको हम लोग, समझो जैसे क्या हुआ, मान लो अगर मैं बोलता हूँ क्या कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करने वाला हूँ, ठीक है ना, और मैं बंदा एक्स, इसको मैं गुड्स डिलीवर करने वाला हूँ। तो ये क्या करता है, पूरा 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, ये क्या करता है, मुझे 10,000 दे देता है एडवांस और बोलता है बाकी 90 ना आप जब गुड्स लेकर आ जाओगे या आपको जो बंदा जिसको आप भेजोगे उस समय आपको मैं पेमेंट करवा दूंगा जब गुड्स मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, अब यहाँ बात हुआ है कि गुड्स आएगा तो मैं पैसा दूंगा, क्या ये कोलेटरल इवेंट है कि पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, बता तो मुझे एक बार। क्या लगता है आपको कोलेटरल है? नहीं, ये तो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है भाई, कि मैंने गुड्स सेल किया, गुड्स यहाँ पहुंचाऊंगा तो पैसा मुझे मिल जाएगा, ये तो पार्ट है, ये तो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। बस हमारा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये कोलेटरल होना चाहिए, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं। फिर ये अनसर्टेन होना चाहिए, क्या आपको बताओ, ये पता है कि घर पे आग लगेगा ही, ये कंफर्म है, ये सर्टेन है। अगर देखो अगर ये चीज अगर सर्टेन है फिर तो अलग बात है ना, तो मतलब जानबूझ के आप आग लगा रहे हो, ये बात नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कैसा होना चाहिए बताओ, इवेंट कोलेटरल होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और मेयर विल नहीं होना चाहिए प्रोमिसर का। मतलब सर समझो, मतलब यहाँ पे मैं सोचो मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ, मैं उसको प्रीमियम पे कर रहा हूँ बजाज को, ये इसके लिए कि भैया कल के दिन में कुछ अगर हो गया तो आप पे करोगे। वो बोलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में पता क्या लिखता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में से लिखता है कि ठीक है, अगर आग लग गया और हमारा अगर मन किया तो हम लोग पैसा देंगे। बताओ कि ऐसा हो सकता है क्या, हमारा मन किया तो पैसा देंगे, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मेयर विल ऑफ द प्रोमिजर नहीं, ये कोई मतलब नहीं है कि एक तो चलो नुकसान मेरे को हो गया, अब आप बोलते हो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हो आप कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है और अगर मेरा मन किया तो हम लोग, हाँ देखो अगर वो बोलता है सर्वे कराएंगे कि हाँ आपने आग जानबूझ से खुद से नहीं लगाया ना, ये सब चलो वो सब पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो सर्च करेगा ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि मेरा मन करेगा तो देंगे, ये कोई मतलब नहीं बनता है। फिर ये तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं बनना, मेयर विल नहीं होना चाहिए प्रोमिसर का। यहाँ से सब कुछ क्लियर था, और हम लोग रिवाइज करते हुए क्या देखो यहाँ पे, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, ठीक है, कौन सा वाला, मान लो आग लगना, घर का आग लगना, ठीक है, वो इवेंट कोलैटरल टू सच डज और डज नॉट हैपन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी गारंटी, ये सब क्या है बताओ हमारा, ये सब तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही तो है। ऐसे गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बताओ कि सर आप एक काम करो, मान लो आप इनको लोन दे दो, मैं गारंटी लेता हूँ, तो बताओ मेरा लाइबिलिटी कब अराइज होगा, जब अगला बंदा फेल करेगा, पैसा नहीं देगा टाइम पे, है ना, तो ये सब कंटीजेंट होता है। तो इसेंशियल देखो क्या क्या यहाँ पर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन, अभी नॉन हैपनिंग क्यों होता है भैया, इससे हैपनिंग समय आग लगना, नॉन हैपनिंग क्या है समझाऊंगा अभी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑफ सम इवेंट और कंडीशन, द इवेंट शुड बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करा रहा हूँ उस पर पैसा मिल जाएगा, नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स डिलीवर कराना मेरा पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। द इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, अगर इच्छा किया अगर अच्छा लगा तो मैं पैसा दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब क्या, अगर सर्टेन है कोई चीज अगर, तब तो फिर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट भी कैसे हुआ, क्योंकि होना या ना होना से, जैसे मान लो मैं अगर नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं ना कंटिंजेंट लाइबिलिटी पढ़ते हैं अकाउंट से, क्या बोलते हैं हम लोग कि भैया अगर मान लो कोर्ट केस हो रखा अपने पे, अगर हार गए तो फिर हमें पैसा देना पड़ जाएगा, तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी कब बोलते हैं हम लोग कि हार तो देना पड़ेगा, नहीं नहीं देना पड़ेगा, मतलब समझो यहाँ पर अनसर्टेनिटी वाला चीज जरूरी है कंटिंजेंट वाले पार्ट में। तो जैसे मैं बोलता हूँ मान लो क्या कि अगर अगर ना दिसंबर के महीने में अगर दिल्ली में अगर ठंड पड़ा तो मैं आपको पैसा दूंगा। अब मान लो इसमें मेरा नॉर्मली अब इंटरेस्ट क्या है, मान लो हम लोग कुछ गारमेंट सेल करते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि ठंड आएगा तो रब जो होता है हमारा वो स्वेट शर्ट वगैरह हो गया, स्वेटर जैकेट ये सब हो गया, हम सेल करते हैं, पता है हमें वहाँ पर इंश्योरेंस, हमारा एक इंटरेस्ट है इसमें, तो अगर ठंड आया तो हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, हम ऐसा कुछ बात करते हैं। एक बात बताओ, दिल्ली में जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो कमेंट करके बताया, ऑब्वियस बात दिल्ली में भैया दिसंबर में ठंड पड़ेगा ही पड़ेगा, ये क्या नौटंकी है, ये सर्टेन है फिर तो ये, है ना, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अब ना ये सब कुछ जब देखते हैं ना, हमें पता क्या ध्यान में आता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि सर फिर वो वेजरिंग जो बात हम लोग कर रहे थे वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में, वो तो दोनों सेम लग रहा है फिर अपने को, नहीं दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है भाई। समझो वेजरिंग में क्या होता है, हमारा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है, हमारा कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता कुछ भी, लेकिन कंटिजेंट में हमारा इंटरेस्ट है भाई। आप सोचो घर में आग लग गया तो घर मेरा प्रॉपर्टी है, अगर वहां उसमें अगर आग लगता है अगर, तो फिर मेरा नुकसान हो सकता है, हम उसे इंश्योर का मतलब ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेरा उसमें है। और वेजरिंग में कैसे, मैं बेट लगा लिया, इंडिया जीता तो आपको पैसा दूंगा या हारा तो पैसा दूंगा, सोचो ये सब अगर मैं करवा रहा हूँ अगर, और उस तरह मेरा कोई स्टेक नहीं है इसमें। हाँ बात बार बार बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल स्टेक से पूरा नहीं मैंने किया, हाँ इंडिया जीतता है तो मुझे खुशी मिलता है, उस बात का बात मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ना एक फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है और पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है।
देख रहे हो आप, मई 18 में 2 मार्क का पूछा हुआ, नवंबर 20 में 6 मार्क का पूछा हुआ है। विजिटिंग एग्रीमेंट है, इसका आपको डिफरेंस बताना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको आराम से पढ़ के अब। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इसका लीगल अब कुछ रूल्स है। ठीक है ना, कुछ रूल्स है इन्फोर्स करने के लिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में है, इससे हम समझ पाएंगे कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ना हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, इसके बारे में हम लोग अब तुरंत बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे अभी इस एग्जांपल को समझाने, इसी मतलब जी इस चीज़ को समझाने के लिए मैं अभी एग्जांपल लूंगा शिप का। ठीक है, समझो एक जहाज है। ठीक है, एक जहाज है, मान लो वो कहीं बाहर से आ रहा है। ठीक है, मान लो हमने कुछ गुड्स मंगाया यूएसए से। ठीक है, वो गुड्स वाया शिप आ रहा। ठीक है, मान लो आने में 6 महीना लगेगा इंडिया में, इंडिया तक पहुंचने में 6 महीना लगेगा। बट क्या हुआ, कुछ हालात बिगड़ गए हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया जिससे अब मतलब लग रहा है कि नहीं आ पाएगा शिप। ठीक है, और समझो शिप में मेरा सामान है, तो अब मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं किसी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ इवेंट हैपनिंग पे, अगर शिप आ गया तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। मान लो अगर ऐसा बोलता हूँ कि शिप आ गया तो आपको 1 लाख रुपया दूंगा, आ गया तो ये कैसा बताओ, इवेंट हैपनिंग पे कि नॉन हैपनिंग पे? तो ये इवेंट हैपनिंग पे। तो ये बताओ ये इन्फोर्स कब होगा, अगला पार्टी मेरे से पैसा कब मांग सकता है, जब शिप आएगा। अगर नहीं आया तो क्या वो मांग सकता है क्या मेरे से पैसा? नहीं। मतलब अगर शिप नहीं आया, चाहे मान लो बीच में कहीं डूब गया या कुछ भी हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा वहीं पर। बात समझ में आ रहा? लेकिन अगर समझो अगर आ गया तो अब आप इन्फोर्स कर सकते हो। मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर इवेंट हैपनिंग पे अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स होगा जब वो इवेंट हो जाएगा। अब मान लो उल्टा चीज, ठीक है, इवेंट ना होने पे, मान लो अगला कोई बोलता है कि ठीक है चलो अगर नहीं आया ना मैं आपको दूंगा 2 लाख रुपया, आप टेंशन नहीं लो। अगर नहीं आया तो मैं आपको दूंगा 2 लाख रुपया। समझो यहाँ पर नहीं आने पे कौन, यहाँ पर ये। अब समझो अगर बीच में अगर आ गया, मान लो अगर आ गया 5 महीने 6 महीने कहीं भी मान लो अगर आ गया अगर सिर्फ, तो बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हुआ कि वॉइड हो गया? वॉइड हो गया, खत्म हो गया ना, फिर तो आ गया ना। हम लोग किस बात पे कहते हैं, नॉन हैपनिंग पे, नहीं आने पे। अब मान लो बीच में कहीं डूब गया, से किसी वजह से नहीं आ पाया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन्फोर्स अब हो सकता है। तो अगर ये इवेंट नॉट हैपनिंग पे है ना, तो हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अगर यहाँ पर समझो इम्पॉसिबल होगा, आ ही नहीं पाएगा, तभी इन्फोर्स होगा। अगर आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट फिर हमारा होगा नहीं। ठीक है, ठीक है सर। स्पेसिफाइड इवेंट अब हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। अब देखो इवेंट हैपनिंग पे ही है बट फिक्स टाइम पे बेस है। फिक्स टाइम बेस का मतलब क्या है, सिर्फ आने पे नहीं है। इस बार हम बोलते हैं कि अगर 6 महीना के अंदर आ गया तो आपको 1 लाख रुपया दूंगा। अब समझो यहाँ पर वही बात हो रहा है, इवेंट हैपनिंग की बात हो रहा है, बट एक टाइम लिमिट लगा दिया गया। अब समझो अगर अगर 6 महीना के अंदर आता है तो मैं आपको पैसा दूंगा। 6 महीना के अंदर अगर आता है तो मैं आपको पैसा दूंगा। अगर 6 महीने से लेट हो गया या फिर बीच में ही कहीं डूब उब गया, अगर उससे पहले ही खबर मिल गया, तो मैं भैया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड। लेकिन जैसे अगर 6 महीने के अंदर अगर आ जाता है तो हम लोग क्या बोले, कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन्फोर्स हो चुका। अब उल्टा लेते हैं हम लोग क्या, कि अगर 6 महीना में नहीं आया तो क्या होगा उसके लिए। हाँ, और अगर इम्पॉसिबल इवेंट तब तो फिर वॉइड है। देखो इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। अब कुछ ऐसा देखो, अनसर्टेन और इम्पॉसिबल में डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे देखो अभी पाकिस्तान, अभी जो लोग क्रिकेट देख रहे होंगे ना उन लोगों को पता है, अभी पाकिस्तान का आज मैच चल रहा है आज। ठीक है, उनको इंग्लैंड से जीतना है, और वो भी ऐसा ऐसा टारगेट सेट किया गया है कि उनका दिमाग खराब हो जाएगा। उनको 287 रन और मोर, इससे उन लोग को जीतना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? और ऊपर से इंग्लैंड पहला बैटिंग कर रहा है आज, तो उन लोग का ऐसे ही खेला हो गया, उन लोग को 6-7 ओवर में पूरा रन चेस करना पड़ेगा। तो इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये समझ लो। तो ये सब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर तो ये एक अनसर्टेनिटी और इम्पॉसिबल अंतर होता है। अगर इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है ना, जैसे मान लो क्या होता है इम्पॉसिबल कैसे होता है, मान लो यूएसए से आज निकला सिर्फ, आप बोल लो 2 दिन के अंदर अगर इंडिया में आ गए 2 दिन के अंदर, तो हम लोग आपको पैसा देंगे। क्या नाटक कर भाई, इम्पॉसिबल। फिर तो ये कोई बात ही नहीं करो फिर। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, क्या बोलता है, a contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of living person। किसी living person के ऊपर बात किया जा रहा है, when that living person does something to make the event or conduct as impossible। तो मतलब से इसका समझो, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो यहाँ पर ए है बी है, दोनों बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है दोनों। ठीक है, अब मान लो ए का
एक बेटा है, कोई मान लो एम ले लो नाम इसका, और इसकी एक बेटी है मान लो एस, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो एम जो है वेल सेटल्ड है, एस भी अपने लाइफ में अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोग चाहते हैं कि अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना, बट ना ए का ख्याल कुछ और है, वो कहीं और शादी करना चाहता है। तो अब समझो क्या होता है, अब बोलता है क्या कि देखो, अगर अगर शादी इससे हो गया ना तो मैं आपको अलग से 15 लाख रुपया मैं आपको दूंगा, अगर शादी हुआ तो बताओ ये कंटिंजेंट है। बट ये ना किसी लिविंग पर्सन के ऊपर यहाँ बात चल रहा, शादी हुआ तो। अब समझो ये एस इसी बीच किसी और से अगर शादी कर ली, के से शादी मान लो कर ली ऑलरेडी, खेला हो गया ना। अब बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है? हाँ। या फिर मान लो एस का डेथ हो जाता है, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है? नहीं। या फिर एम किसी और शादी कर लिया, फिर एम का डेथ हो जाए, मतलब जो भी है, अगर लिविंग पर्सन के बेस पे कुछ अगर कंटिजेंसी अगर देखा जा रहा है, तो ऐसे केस में उस पर्सन के डेथ होने से या फिर ऐसा कुछ वो करता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो नहीं सकता, मतलब समझो वो इम्पॉसिबल हो गया ना, फिर तो कैसे इन्फोर्स होगा? ठीक है, ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इन्फोर्सेबल इफ इट इज कंटिजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन when that living person does something to make the event or conduct impossible। क्लियर है ये चीज? चलो बढ़िया। तो ये रहा हमारा पूरा पूरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए एक क्वेश्चन हमारे पास है केस स्टडी पे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 65। देखो यहाँ पे क्या होता है, पी क्यू आर अ हॉस्पिटल इन दिल्ली रिक्वेस्ट डॉक्टर ए ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अ पीरियड ऑफ 3 months। The hospital management promises to pay Dr. A a lump sum amount of rupees 1 lakh if Dr. A test पॉजिटिव फॉर नोवल कोरोना वायरस, मतलब कोविड 19 अगर उनको हो जाता है उन डॉक्टर को, तो हम लोग ये बोलते हैं कि चलो सर आपको जो भी हम लोग पेमेंट, जो रेमुनरेशन, जो फी आपका बनता है वो दे रहे हैं आपको, हम लोग अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हम लोग 1 लाख रुपया और देंगे अगर आपको कोविड अगर हो गया तो। क्योंकि देखो वहाँ जब ये कोविड आया था ना, उस समय सबसे बड़े जो समझ लो वॉरियर्स थे हमारे, वो डॉक्टर्स, मैं सभी सिर्फ डॉक्टर नहीं, सभी जो हमारे स्टाफ थे मतलब मेडिकल के, इवन जो हमारे जो पुलिस स्टाफ लोग थे सबके, ठीक है ना। तो समझो यहाँ पर क्या हुआ था, अब समझो डॉक्टर को इनको बोला था, हॉस्पिटल बोलता है सर ठीक है आप आओ, अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो ठीक है सर, आप उतना दिन काम नहीं कर पाएंगे, आपका उतना नुकसान हो जाएगा, आपको फिर परेशानी भी, आपको शारीरिक होगा ही, चलो हम लोग आपको उसके लिए अलग से 1 लाख रुपये में दे देंगे अगर कोविड आपको होता है तो। क्या ये कंटिजेंसी है? क्या ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? तो हाँ ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एक बात समझो, एक बात समझो, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कोलेटरल है, कोविड का होना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि जान मुझे कोविड का वाले मुझे पैसा मिल जाएगा, बात समझो। कोलेटरल है, अनसर्टेन है, हाँ सर अनसर्टेन है, ठीक है। इंटरेस्ट है इंसान का, ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट है भाई, कोई वेजरिंग चीज नहीं चल रहा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हाईलाइट द रूल ऑफ द इन्फोर्समेंट, आल्सो व्हाट विल हैपन इफ डॉक्टर ए डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट कोविड 19। देखो रूल इन्फोर्समेंट क्या है, इन्फोर्स आप बताओ यहाँ पर इवेंट हैपनिंग पे, हाँ सर इवेंट हैपनिंग पे है, तो ये इन्फोर्स कैसे हो सकता है? तो ये इन्फोर्स होता है जब डॉक्टर को कोविड हो जाए तभी इन्फोर्स होगा ये। दूसरा चीज ये बोलता है कि व्हाट विल हैपन इफ डॉक्टर ए डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस बात, फिर वर्ड हो गया, फिर बात खत्म ना। अगर नहीं हुआ, क्योंकि इवेंट हैपनिंग पे था, अगर कुछ नहीं होता तो फिर तो खत्म हो जाएगा खेला। Section 31 of the Indian Contract Act provides that a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen is a contingent contract. Section 35 says that contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void। अब समझो यहाँ पे फिक्स टाइम पे भी था, 3 महीने के अंदर, becomes void if at the expiration of the time fix such event has not happened। बात समझ हमारा 3 महीना में अगर वो नहीं हुआ उनको तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बिफोर अ टाइम फिक्स such event becomes impossible हो गया फिर तो वो, ठीक है ना। in the instant case the contract between PQ hospital and Dr. A is a contingent contract because the promisor PQ hospital need to perform his obligation to paying Dr. A the lump sum amount of rupees 1 lakh only if he contact with the कोविड-19। बात समझ आपको विद इन दैट 3 months, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ बताना, देखो आपको आंसर ऐसे लिखना है यहाँ पर, क्लियर है चीज। अगर चिंता नहीं करो, आपको आंसर कैसे लिखना मैं बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे जो लिखा हुआ तो अभी फिलहाल तो उसका पढ़ो, जैसे ही हमारा खत्म होगा रिवीजन ना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर को प्रेजेंट करना है एग्जाम में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा, ये और भी इंटरेस्टिंग है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक एक चीज ना ध्यान में रख लो, दूसरे का पैसा लेकर आप अमीर नहीं बन सकते, बात है हमारा, दूसरे का मेहनत का चीज चुरा कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात ध्यान में रखो, जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है।
आपको लग रहा है कोई मेहनत कर रहा है, ये काम करते हैं, उसका बजा देते हैं भाई हम लोग, उसको बेवकूफ़ बना देते हैं भाई हम लोग, ठीक है। और ऐसे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी ये हो सकता है अभी आप कुछ एक दिन आपको लगे मैं बहुत चालाक इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लिया, बट बेटा लाइफ जब देगा ना ठोकर, फिर समझ में आएगा, पता है ये सब काम कभी नहीं करना लाइफ में, ठीक है। तो कौशी कॉन्ट्रा ये बोलता है, ये सीधा देखो इस बोलते हैं, देखो पहला बात देखा है, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द लॉस ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे का लॉस करा के खुद अमीर बनोगे तो फिर बच्चा दिक्कत तो है, नहीं हो सकता ऐसा। सर आप भी तो हमसे सर फीस लेके है ना, आपसे सर हम पे फीस लेकर सर पैसा कमा रहे हो, फिर ये क्या है, ये बेटा तुम्हारा लॉस नहीं करा रहा, समझो तुम्हारा ये सब पैसा, सुनो हम लोग पढ़ते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है तुमको, तुम जो पैसा लगा रहे हो अपने क्लासेस पे इंस्टीट्यूट में, जो आप फी पे कर रहे हो, ये सब कुछ कैसा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल है, बताओ जल्दी कैसा एक्सपेंडिचर सब, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ऊपर और फ्यूचर में कमाओगे। बहुत समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा। समझो, तो यहाँ पर कौसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं कि आप किसी और का कुछ सामान, प्रॉपर्टी, पैसा कुछ भी हड़प कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कौसी कॉन्ट्रैक्ट का बोलने को ये देखो, हम लोग नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आते हैं बताओ, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आते हैं हम लोग, कि एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टी के बीच, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसेंसस ऐड आइटम होना चाहिए, याद है आपको ये सब चीज़, ये सब कुछ होगा तो ही ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट कौसी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये ऐसा नहीं, ये क्या बोलता है समझो, ये बोलता है कि देखो आपके ऊपर लॉ के द्वारा कुछ एक चीज इम्पोज कराया जा सकता है, और हम लोग हमेशा एक ही एग्जाम्पल सुनते हैं, ठीक है, उसके बारे में कि किसी का सामान अगर गुम हो गया, ठीक है, और आपको मुझसे मान लो आप रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हो, आपका पर्स गिर गया और पर्स अगर मुझे मिल गया तो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको ढूंढ के वो पर्स आप तक पहुंचा दूं, और आपके और मेरे बीच में बाई लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जा चुका है ना, बना दिया गया है कि भैया मेरे को आपको ढूंढ कर, है ना, आपका पर्स मुझे लौटाना है, ठीक है। तो ये तुम देखिए एग्जाम्पल समझ सकते, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ है जहां पर लोग कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग आ सकते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं सबके बारे में हम लोग। तो पहला बात तो ये होगी, नो मैन मस्ट गो रिच आउट ऑफ द लॉस ऑफ अनदर पर्सन। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मींस ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज इज नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, वो बस मुझे मिल गया इंसानियत के नाते, अब मुझे आप तक पहुंचाना वो मेरा जिम्मेदारी है। बट अगर सिर्फ इंसानियत के नाते अगर रखा जाएगा तो लोग इंसानियत भूल चुका है अभी, आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग बोलते हैं कि भैया उस तक पहुंचाओ, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बाई यहाँ पे एज बाई लॉ है, इम्पोज बाई लॉ है। अब एक चीज़ समझना, जैसे यहाँ पर एक किस्सा है, क्या होता है वहाँ पर, लाइक एक बंदा होता है, ठीक है, उसको कुछ रात 10-11 बजे उसको एक पर्स मिलता है, ठीक है ना, उस पर्स में बहुत सारे पैसे होते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड से, ठीक है ना, पैन कार्ड वगैरह ये सब भी था उसमें, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ना वो ढूंढ नहीं पाता है कि इसका कहीं मोबाइल नंबर में कुछ लिखा था नहीं उसमें, तो वो क्या करता है, वो रेडियो होता है ना, वो आरजे वगैरह जो बहुत लोग अभी दिखने होते हैं, वो रेडियो में फ़ोन लगाता है और बोलता है कि सर मुझे कुछ एक पर्टिकुलर नाम लेता है, कुछ भी नाम ले लो, मान लो अंकित, अंकित साहब, मुझे इस बंदे का पर्स मिला है, इसमें इतने इतने पैसे हैं, ये सब है, वो सब सब कुछ है, ऐसा कर पता बोलता है क्या उनको, वो तो वो जो आरजे रहता है वो बहुत खुश हो जाता है कि यार कितना अच्छा आदमी है, ये उस बंदे तक पहुंचाना चाहता है उसकी अमानत को, उसका पैसा सब कुछ, ये सब। तो बोलता है सर आप क्या चाहते हैं, पैसा आपको उनके तक पहुंचाना? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, पागल है क्या, उस बंदे का लॉस हुआ, अंकित का लॉस हुआ, उसके लिए एक दर्द भरा गाना बजा दिया जाए। अब बताओ कितना घटियापंथी है, बताओ आपको लग रहा है इंसानियत है? नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर लॉ लाया गया, समझ में आ रहा है आपको? तो इम्पोजेबल है यहाँ पे बाई लॉ है। द राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट द होल वर्ल्ड। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन, अब जिसको मिला है गुड्स उसी के लिए आपको यहाँ पर बताओ, आप किसी को भी नहीं आप दूसरी छा सकते हो, वही आपको, वही बंदा आपको ला के यहाँ पर देगा, ठीक है। A suit for the breach of may be filed in the same way as in the case of the complete contract। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं कि कोई ब्रीच किया तो अगला पार्टी कॉम्पेंसेशन पे करेगा, जैसे करते हैं हम लोग, सब कुछ वैसे ही यहाँ पर चलने वाला है। अब बताओ वो क्या क्या केसेस है ना जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि देख भैया यहाँ पर हमारा कौसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये समझो, अगर आप एक बच्चे को, ना बच्चा है कोई माइनर 12-13 साल का है, आप उसको अगर कुछ नेसेसरी कुछ सप्लाई करते हो, आपको ध्यान में होगा बच्चा लायबल नहीं होता है, बट उसका प्रॉपर्टी लायबल हो सकता है आफ्टर बिकमिंग माइचर, सॉरी आफ्टर बिकमिंग मेजर, ठीक है। तो समझो अगर हम लोग नेसेसरी को प्रोवाइड कर रहे हैं यार आपको, रोटी कपड़ा मकान जनरली हम लोग बोलते हैं, बट इसमें कोई अगर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी इसमें आता है। बट ये समझो ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं होता, सिर्फ माइनर के लिए नहीं होता है, वो सारे इंसान के लिए जो लोग इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्ट्रैक्ट। आपको ध्यान में हो सेक्शन 11,
मान लो अनसाउंड माइंड का बंदा है ना, इन सबके लिए होता है। तो इस पे क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर है, समझेंगे इस देखेंगे हम लोग अभी। बोलता क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाईज इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट टू पर्सन इन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अगर प्रॉपर्टी है उस बंदे का तो वो लायबल होगा, हाँ वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के थ्रू हम लोग। ये आपको नवंबर 22 में 6 मार्क का पूछा हुआ, देख रहे हो आप। तो क्या बोलते हैं, मिस्टर वाई एज 21 ईयर्स लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट। सही, मेरा बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ, ठीक है। 21 साल का बंदा है। He was left with his grandmother aged 85 years incapable of walking and dependent upon him. Mr. M, their neighbor, out of pity, थोड़ा सा दया है इन लोग को देखकर, started supplying food and other necessaries to both of them. Mr. Y and his grandmother used to live in a house built by his parents. Mr. M also providing grandmother some financial assistance for her emergency medical treatment। समझो इन लोगों को नेसेसरी प्रोवाइड कराया गया, फूड वगैरह, साथ में मेडिकल इमरजेंसी के केस में इनको कुछ फंड्स भी इतने प्रोवाइड करा, ठीक है, एम ने। मतलब आफ्टर सप्लाइंग नेसेसरी to Mr. Y for 4 years, Mr. M approached the farmer asking him to pay back 15 lakh inclusive of 7 lakh incurred for a medical treatment। बोलता आपके खाने पीने पे 8 लाख का खर्च करा है मैंने, साथ ही साथ आपके मेडिकल ट्रीटमेंट पे, आपके दादी जी के मेडिकल ट्रीटमेंट 7 लाख रुपए मैंने खर्च करा, तो 15 लाख रुपया आपको देना है। अब बात यह समझो आप, अगर ये 15 लाख रुपए मांगता है, अगर इन लोगों के पास पैसा नहीं हो, क्या ये लोग देने के लायबल है? पर्सनली देखो, पर्सनली तो नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, ऊपर बोला था ना कि ये लोग इसके पिताजी के बनाए हुए घर में रहता है ना, बोला ना इसके पिताजी के बनाए हुए घर में रहता है ये लोग, बोलता। अब समझो अगर वो प्रॉपर्टी अगर है तो क्या प्रॉपर्टी लायबल होगा? हाँ प्रॉपर्टी लायबल, लेकिन मानो अगर प्रॉपर्टी बेच के भी अगर 6 लाख रुपए मिल रहा है तो बाकी 9 लाख के लिए पर्सनल लायबल हो जाएगा ये लोग? तो नहीं, क्योंकि ये लोग तो देखो ये भी क्या है, ये भी अपना मेंटल हेल्थ खो चुका है, समझ मारा क्या आपको? तो ये भी इनकेपेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और दादी माँ भी इनकेपेबल ही है, और डिपेंडेंट उसे, मतलब दोनों ही क्या बताओ इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। आ जाए यहाँ पे, और देखो क्या बोलता है आगे चल के। बोलता मिस्टर वाई प्लीडेड दैट ही गॉट हिज पेरेंट्स ज्वेलरी टू सेल एट अ मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ 4 लाख। बोलता है कि ठीक है मेरे पेरेंट्स का कुछ ज्वेलरी वगैरह है, मैं आपको सेल करके दे दूंगा जिससे 4 लाख का वैल्यू है, ठीक है, which may be adjusted against the due। Mr. M refused and threatened Mr. Y of a legal suit to brought against the for the recovery of the money। बोलता है कि अगर नहीं दिया बच्चा मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, अब मुझे पैसा सब चाहिए। अब बताओ अगर वो केस करता है तो विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग द सूट टू रिकवर द मनी विद रिलेटेड प्रोविजन। एक बार बताओ क्या सच में वो सक्सीड करेगा? तो हाँ भैया कर जाएगा, क्योंकि वो नेसेसरी सप्लाइड किया है और नेसेसरी में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, ठीक है। तो सक्सीड तो कर जाए, लेकिन कितना मिलेगा उसको अगर बात अगर ये आए तो उसको 4 लाख तो मिल जाएगा, ये जो बेच के मिल रहा है। उसके बाद जो घर बेच कर आएगा उतना मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, अलग से कमा के नहीं देने वाला पर्सनली वो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर देखिए हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं आंसर यहाँ पे। In the instance case, Mr. M supplied the food and other necessaries to Mr. Y, who lost his mental balance, and Mr. Y's grandmother incapable of walking and dependent upon him. Hence, Mr. M will succeed in filing the suit to recover the money. But कितना ये नहीं बोला अभी, चलो पूछते हैं यहाँ पे। मैंने पूछा यहाँ पर what is the maximum amount of money that he can recover by Mr. That can be recovered by Mr. M। तो अब ऐसा बात हुई कितना 4 लाख तो मिल जाएगा ज्वेलरी वाला जो बेच के आएगा, और बाकी घर बेच के जितना मिल सकता है उतना मिलेगा। The supplier is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. Hence, the maximum amount of money that can be recovered by Mr. M is 15 lakh, and this amount can be recovered from Mr. Y's parent jewelry amounted to 4 lakh and rest from the house of Y's parents। Assumption Y के पास obvious बात है इनहेरिट होके आ चुका, obvious बात है उन्हीं के पास आएगा, कोई है नहीं, ठीक है। Sell the provision of the above act also apply to medical treatment given to the grandmother। obvious सा बात है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम लोग क्या बोलते हैं वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये सब हमारा नेसेसरी में आ जाता है, तो यस उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो आई थिंक आपको समझ में सब कुछ आ चुका है। नेक्स्ट क्या बोलता है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। क्या अगर पेमेंट कोई इंटरेस्टेड पर्सन कर देता है तो क्या ऐसे केस में आपका लाइबिलिटी बनता है कि उसको चुकाओ पैसा? यस एकदम बनता है। इसके लिए भी क्वेश्चन है और अलग से एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन 70 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ समझ लोग आ जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पर, पी लेफ्ट हिज कैरेज ऑन डीज प्रेमाइसिस। मान लो पी जो है यहाँ पर डी के घर पे आया होगा, तो अपना बैग वगैरह कुछ था वहाँ पर छूट गया पर। अब लैंडलॉर्ड ऑफ डी क्या करता है, मान लो यहाँ पी था, पी डी के घर आया था,
लैंडलॉर्ड ऑफ डी सीज द कैरेज अगेंस्ट द रेंट ड्यू फ्रॉम द डी। अब क्या हुआ, इसका लैंडलॉर्ड था, ठीक है, ये क्या करता है, डी के घर पे जो पी का जो बैग था, वो बैग ये रख लेता है, बोलता है डी तुम रेंट दे नहीं रहो, हम रख लेते हैं। अब जब पी आता है तो देखता है यार मेरा बैग छूटा था यहाँ पर, आगे देखता है उसका लैंडलॉर्ड कब्जा कर चुका है उस बैग पे, तो बोलता है कि ठीक है देखो रेंट इसका ड्यू है, तुम दे दो तो हम दे देंगे तुमको बैग। तो क्या करता है पी जो है ना, इसको रेंट दे देता है, चलो दे दिया। अब बात यह है कि क्या पी ये रेंट डी से मांग सकता है, तो यस मांग सकता है। अगर इंटरेस्टेड पार्टी था पी, कि उसका सामान यहाँ पर फंसा हुआ था, इंटरेस्टेड पार्टी था और पेमेंट किया है, तो ऑब्वियस बात डी से मांग सकता है। भले ही पी और डी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट ये इम्पोज बाय लॉ है और डी को पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, पी पेड द रेंट एंड गॉट हिज कैरेज रिलीज, कैन पी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी, तो यस ही कैन। So section 69 of the Indian Contract Act states that a person who is interested in the payment of money which another person is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to get it reimbursed by the other, ठीक है ना। इन द प्रेजेंट केस डी वॉज लॉफुली बाउंड टू पे द रेंट, पी वॉज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट टू डीज लैंडलॉर्ड एज हिज कैरेज वॉज सीज्ड बाय हिम, हेंस बीइंग एन इंटरेस्टेड पर्सन पी मेड द पेमेंट एंड कैन रिकवर द सेम फ्रॉम डी। सही है, सही मारा ये सब चीज। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। पहला बात ये नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट क्या होता है समझो। ग्रेटिटुअस का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ, हम लोग होता है ना रेस्पेक्ट, सम्मान के तौर पे। समझो इसे मान लो क्या हुआ, मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई स्टूडेंट है कोई मेरा। अब देखो अगर, और वो क्या करता है ना, मान लो इसे मैं जो वीडियोस वगैरह बनाता हूँ इसके थंबनेल वगैरह के लिए मैंने किसी को, एक बंदे को, अवसर मुझे पूरा नहीं आता सब चीज़ बैठ बैठ के करना, तो मैं किसी से करवाता हूँ, ठीक है। और मान लो पर थंबनेल का मान लो वो 100 रुपया कुछ चार्ज कर रहा है मेरे से, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है वो भी ये सब काम करता है, मैं उससे ही करवा लेता हूँ। अब समझो देखो कभी एक आध हो गया, स्टूडेंट को बोला भाई बना दे, वो बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं उसको डेली 2-3 थंबनेल मैं उससे बनवा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बार वो कर दिया, ठीक है, चलो भैया बोल रहे कर देगा, लेकिन हर बार आप उससे नहीं कर सकते ऐसे ना। अब ये बंदा इस उम्मीद में चलो ठीक है मैं इस महीना 12 बनाया हूँ, चलो भैया 50 रुपये देंगे, मेरा 600 रुपया मेरा हो जाएगा, ठीक है, मेरा कुछ इनकम हो गया। तो वो इस उम्मीद में वो काम किए जा रहा है, ठीक है। और अब मैं अचानक से बोलता हूँ कि नहीं नहीं ये तो तुम आउट ऑफ रेस्पेक्ट कर रहा था, ग्रेटुअस एक्ट था, ये नहीं, ये नॉन ग्रेटुअस एक्ट था और मैंने अगर बेनिफिट लिया है तो मुझे अब पैसा यहाँ पे चुकाना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि पर्सन इज बाउंड टू पे द कॉम्पनसेशन और रीस्टोर द थिंग डिलीवर्ड। अब ये क्या है डिलीवर्ड, यहाँ पे थिंग डिलीवर्ड समझो यहाँ पे। अब कोई मान लो कोई गुड्स है, ठीक है, मान लो कोई गुड्स है जो मैं आपको क्या हुआ गलती से आपको डिलीवर हो गया, ठीक है, करना था। मान लो आपका नाम है ए, अगले का नाम है बी, दोनों का घर पास पास था, एक का मैंने हाउस नंबर था 18, एक का 19, गलती से 18 में चला गया जहाँ था 19 में। तो ये बंदा जो लेके रख लिया, ऑब्वियस सा बात है या तो अब ये पे करेगा या फिर ये सामान वापस करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप ऐसे लेके रख नहीं सकते, फ्री का तो है नहीं, ठीक है। तो कोई सामान तो आपको वापस करना पड़ेगा या तो फिर पैसा देके चुकाओ और कुछ नहीं। मनी पेड बाई मिस्टेक और अंडर कोर्सन। आप समझो यहाँ पर हम लोग पढ़ते पहले भी आते कि मनी अगर गलती से मान लो अकाउंट में पैसा आते क्या करोगे आप बताओ। उस दिन पैसा निकालो अकाउंट बंद करो भाग जाओ, ऐसे करोगे? नहीं नहीं भाई, अगर आपके पास किसी का गलती से पैसा अगर आ गया, कोई जिम्मेदारी बनता है पैसा आप लौटाओ, है ना। तो अगर गलती से अगर आ गया तो अगेन बाई लॉ आप, आपके ऊपर इम्पोज है ये कॉन्ट्रैक्ट, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंड आउट लॉस पोस्ट, अगर मान लो किसी का सामान आपको मिलता है तो ऐसे केस में भी आपका जिम्मेदारी कि उस बंदे को ढूंढो, वहां तक पैसा आप गुड्स को पहुंचाओ, उस सामान को पहुंचाओ। लेकिन अब इसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड कुछ राइट्स है इसको लेकर। अब देखो जिम्मेदारी सा क्या है कि जब तक वो बंदा मिल नहीं, जिसका सामान नहीं मिले, तब तक इसको संभाल कर रखेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकता ये खुद से, ठीक है ना। साथ ही साथ उसको रिटर्न करना पड़ेगा जब वो बंदा मिले, ये नहीं कि जब वो बंदा मिल भी गया तो मैंने दूंगा, मुझे मिला मेरा हो गया, ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अनदर चेंजेस का मतलब क्या है, आप उसमें कुछ अपने से, मान लो आपको कोई कार मिला, ठीक है, उसको पूरा मॉडिफाई करा दिया आपने, पूरा मस्त चेंज करा दिया उसमें आपने, ऐसा आप नहीं कर सकते। टार्जन देखा, टार्जन बना दिया उसको एकदम मस्त, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपको गुड्स मिला, आपको क्या राइट, देखो राइट तो आपके पास ये कि अगर कोई स्पेसिफिक
अवार्ड अगर उसने अनाउंस करा कि भैया मेरा ये पर्टिकुलर सामान गुम हुआ है, जो लाकर देगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा, अगर कोई स्पेसिफिक अवार्ड अगर अनाउंस है तो वो आप मांग सकते हो। लेकिन अगर अवार्ड अनाउंस नहीं है तो आप जबरदस्ती उससे मांग नहीं सकते हो कि नहीं देना ही पड़ेगा, मैं ला के दिया हूँ। नहीं तो आप उससे एक्सपेंसेस मांग सकते हो, ठीक है ना, आप उससे मांग सकते हो। राइट टू लियन मतलब अपने पास उसका रख सकते हो, ठीक है ना। अगर लॉफुल एक्सपेंस जो लगा वो नहीं दे रहा, आप अपने से उसे रख सकते हो। रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रोन, इसका मतलब क्या है, अगर कोई और आपसे वो सामान मांग रहा है, ठीक है, तो आप उसको नहीं दोगे। आपका राइट है, कोई मांगे आप नहीं दोगे उससे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अभी एग्जाम के साथ, ठीक है। एंड ही कैन सेल द गुड्स इफ ही हैड इनकर्ड द लीगल चार्जेस एटलीस्ट 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। मतलब समझो, एक गुड्स था इसका 90 रुपए का, उसका मान लो वैल्यू है, मान लो 90 रुपये वैल्यू है, ठीक है, ज़्यादा लेना तुम, 90 रुपये वैल्यू है, उस पर आपने उसका 2/3 एटलीस्ट मतलब कितना होता है, 60 रुपये, 60 रुपये उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया, तो ऐसे केस में आपका राइट है, गुड्स आप सेल कर सकते हो। अब देखो ये वाली चीज़ क्या है, समझो यहाँ मान लो अगर क्या हुआ, मान लो समझो यहाँ पे क्या हुआ, इसके लिए क्वेश्चन भी है, आप पढ़ना उस क्वेश्चन को, मैं करा दे रहा हूँ क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है। अभी क्या है समझो वो क्वेश्चन, मान लो यहाँ पर आप यहाँ पे ए, एक बंदा बी, आप दोनों रेस्टोरेंट में जाते खाना खाते, किसी एक दूसरे को आप नहीं पहचानते हो, ठीक है। क्या हुआ, बी का जो है वॉलेट यहाँ पर गिर गया कहीं, ठीक है, आप उसको उठाते हो, ठीक है, आप बोलते हो कि देखो भैया मैंने देखा कि ये बंदा यहाँ पे खा रहा था, इसका यहाँ गिर गया, जब मैं देने गया तब तक वो निकल गया, मतलब ठीक है, वो काउंटर हो गया फिर वो निकल गया। आप समझो क्या हुआ, अब आप क्या करते हो, वहाँ का जो मैनेजर है उसको आप दे देते हो कि ले भाई, जब वो आएगा बी तो देना। अब क्या हुआ, आप आफ्टर अ वीक आप फिर वहीं जाते हो और आप पूछते हो मैनेजर से कि क्या हुआ, वो आया था क्या बी, उसको दे दिया तुमने, बोलता है नहीं सर अभी तक वो नहीं आया। तो आप उससे बोलते हो, ठीक है एक काम करो, आप वॉलेट मुझे वापस करो, मैं उसको तक पहुंचा दूंगा। तो मैनेजर मना करने लगा, बोलता है सर आपका तो है नहीं, आप फिर क्यों अभी चौधरी बन रहे हो बीच में। तो क्या वो मैनेजर ऐसा बोल सकता है, और क्या ए के पास राइट है कि वो बोलेगा नहीं आपको देना ही पड़ेगा। तो यस, ए के पास राइट है, सिर्फ ट्रू ओनर छोड़कर बाकी सबके लिए, उसके बाकी सबके पास उसका राइट है कि भैया वो उससे मांग सकता है वापस, और वो खुद जाकर ढूंढ के दे देगा, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन में क्वेश्चन 68 और 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल में 4 मार्क का पूछा हुआ है। एक्स फाउंड अ वॉलेट इन अ रेस्टोरेंट, ही इंक्वायर्ड of all the customers present there, but the true owner could not be found. He handed over the same to the manager of the restaurant to keep till the true owner is found. After a week, he went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return back to X, saying that it did not belong to him. अब सर आपका तो है नहीं, अब क्यों बीच में आप नेता यहाँ बन रहा है, तो भैया आपको नहीं देने वाला, तो ऐसे बोलता है वो। तो क्या इसके पास राइट है, एक्स के पास, यस एक्स के राइट है, वो उसे मांग सकता है, लेगा और वो खुद पहुंचा देगा किसके तक, वो जिस बंदे का यहाँ पे होगा, ठीक है ना। डन। तो कैन एक्स रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर, यस ही कैन। तो क्या बोलेंगे, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन द मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू एक्स सिंस एक्स इंटाइटल्ड टू द रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, ठीक है। तो ये हम लोग अब आराम से हम लोग को समझ में आ गया सर किसके बारे में, कंटिजेंट कॉसी के बारे में। और अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, बताओ, हम लोग बात करने परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। यूनिट नंबर हमारा 6, ये बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए समझो कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, हमारा सब कुछ सही है, उसमें अदर एसेंशियल एलिमेंट्स बोलो, सब कुछ मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब समझो या तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा बाय बोथ द पार्टीज, अगर नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोई एक पार्टी तो ब्रीच करेगा, ठीक है। इन सब के अलावा कुछ और भी हो सकता है कि बीच में लॉ आ जाए और कुछ दिक्कत हो जाए, समझेंगे हम लोग इसके बारे में भी। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर अगर मान लो मैंने बोला कि आपको गुड्स सेंड करने वाला हूँ, मैं आपको गुड्स सेंड करने वाला हूँ, इसका डेट जो हमारा तय हुआ, लेट हमने बोला 25 नवंबर 2023 को मैं आपको यहाँ भिजवा दूंगा, एंड आप वहाँ से पैसा फिर दे दोगे, ठीक है, कुछ एडवांस हमें दिया था, बाकी आप दे दोगे वहाँ तक, ठीक है। अब समझो अगर कोई भी एक पार्टी, मान लो अगर ए जो है यहाँ पर अगर अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करता है, क्या बी को नुकसान होगा, ऑब्वियस बात है बी को नुकसान होगा, बी को आगे सेल करना मान लो गुड्स किसी को, ठीक है।
या फिर रिटेलर ही है, वो उसको अपना बिजनेस मान लो अगर बढ़ाना है, सेल वेल करना, वो आप तो गुड्स उसको टाइम पे दिए नहीं, उसको नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान अगर उसको सहना पड़ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भैया ये ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, और अगर ये ब्रीच हुआ है, अगर ये ब्रीच हुआ है तो यहाँ पर अब कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। पर समझो हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, हम लोग पहले बात कर रहे हैं अभी कि परफॉर्मेंस अगर सब कुछ सही से हुआ तो, और अगर मान लो बीच में लॉ ने टांग अड़ाया तो फिर क्या होगा। समझो मान लो कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह से वॉइड हो गया, हो सकता है ना, ठीक है ना। मान लो ये गुड्स हम लोग को भेजना था, हमारे यहाँ फैक्ट्री में मान लो यहाँ पर आग लग गया और सब बर्बाद हो गया। अब बताओ क्या जानबूझ के हमने कुछ ऐसा किया है, नहीं। तो इन सबको याद होगा आपको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं। तो इन सब चीजों को भी समझेंगे हम लोग कि अगर लॉ बीच में टाइम वाले ऐसा कुछ मतलब अगर इम्पॉसिबिलिटीज आ गया, कुछ ऐसा दिक्कत अगर हुआ तो फिर क्या करना है, वो समझेंगे हम लोग। एंड अगर आप ब्रिज करते हो तो फिर उस ब्रिज के बाद अब बी के पास क्या क्या ऑप्शन अब रह जाता है ये भी लोग बात करेंगे। तो यही हमारा यूनिट 6 और 7 है। पहले हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। एंड फिर हम लोग बात करेंगे कि चलो ठीक है परफॉर्मेंस अगर नहीं हो पाया, अगर परफॉर्म नहीं कर पाया और सब कुछ अगर मान लॉ भी कुछ बीच में नहीं किया, आपने खुद से परफॉर्मेंस अगर नहीं किया, तो फिर उस ब्रीच का फिर क्या रेमेडीज अवेलेबल है किसके पास, उस पार्टी के पास जिसको दुख दर्द हुआ है, बी को नुकसान जिसको हुआ, उसके पास क्या रेमेडीज फिर अवेलेबल है। हम लोग का बस यही इतना बाकी है, हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है हमारा चैप्टर, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आज बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ध्यान समझना, ठीक है चीजों को। देखो ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रिफ्यूज कोई भी किया है, मतलब ए चाहे बी कोई भी रिफ्यूज किया, तो बोलता नहीं कोई रिफ्यूज नहीं किया है। तो ठीक है, अनलेस द सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सिक्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लो बीच में से कुछ हो गया इम्पॉसिबिलिटी वगैरह, उसका बात हम नहीं कर रहे, उसका बात छोड़ दो, ठीक है। तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर एक्चुअल परफॉर्म, परफॉर्म कर देना चाहिए, ए सामान भेज देगा और बी पैसा दे देगा, परफॉर्म कर देना चाहिए, अगर परफॉर्म कर दे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझो अगर ऑफर टू परफॉर्म हुआ, ए जो है सामान लेकर गया, बी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बात समझ में आ रहा है क्या आपको। तो अब ऐसे केस में अब बताओ कौन लायबल होगा, क्या ए नहीं है ब्रीच किया कि बी ने ब्रीच किया। बी मान लो पैसा नहीं दे रहा, ये सामान लेके चला गया, पैसा नहीं दे रहा। बात ऐसा था कि आप हाथों हाथ आपको हम लोग सामान देंगे, आपको बिल देंगे, आप बिल में एक्सेप्टेंस का साइन करोगे, ठीक है कि आपको मिल गया, और हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग पैसा ले लेंगे। तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं, वो पैसा देने नहीं चाह रहा है। तो क्या बताओ, अगर समझो अगर हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मैं कुछ कर रहा हूँ सामने वाले कुछ करना है ना, ऑब्वियस सा बात है, मैं अगर गुड्स दे रहा हूँ सामने वाला पैसा देगा, अगर सामने वाला पैसा देने को राजी अगर नहीं है तो मैं भी गुड्स नहीं दूंगा। बड़ी चीज समझो, अगर मैं वहां तक गुड्स लेके गया हूँ और गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर करवाया आपके लिए, तो भैया मेरे को फिर लॉस हुआ है ना। तो अब ऐसे केस में समझो, अगर प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। अब समझो इसके लिए सेक्शन 38 में बात करते हैं कि हम लोग कि अगर ऐसा होता है तो प्रोमिसर इज नॉट लायबल, ऑब्वियस सा बात है। अब क्या प्रोमिसर लायबल है, अब क्या प्रोमिसर मान लो बी बोलता है सर हम बेच नहीं पाएगा, नुकसान, अरे भाई लिया नहीं तुम गुड्स, वो तो लेकर ही आया था ना। तो अब प्रोमिसर का लायबल होगा, नहीं प्रोमिसर लायबल नहीं होगा फॉर नॉन परफॉर्मेंस, नॉट डज ही देयर बाय लूजर हिज राइट टू राइट इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या उसका जो राइट है कॉन्ट्रैक्ट में उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसको नुकसान हुआ भैया, तो वो अपना ये राइट भी लूज नहीं कर। लेकिन इन सब के लिए ये कुछ कंडीशंस है, ये फुलफिल होना चाहिए। मतलब क्या, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। आप समझो मैंने पहले बताया था यार, एक्सेप्टेंस आपको अनकंडीशनल मतलब क्या, एब्सोल्यूट होना चाहिए आपका एक्सेप्टेंस। आप समझो चीजों को, मान लो क्या हुआ, बात हुआ था कि आपको 50 पीसेस आपको सेंड करना है, आप अचानक से ये बात हुआ था 10 है आपको, मान लो 25 एक बात है हम लोग ना, आई थिंक हमारा एग्जाम्पल 25 एक लिए थे हम लोग, ठीक है 25 एक, ठीक है। तो इतना भेजना था, आप अचानक से उस दिन 10 भेजते हो और बोलते हो बाकी बाद में भेज दूंगा, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। अब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो फिर ये आपका दिक्कत है, मतलब अब ये ए का दिक्कत है, अब यहाँ बी का दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि आपको प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में आपको क्या चाहिए, अब मान लो क्या है भैया, हमारा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस सेट था कि 25 तारीख को भेजना है आपको, बिजनेस आवर्स में आपको, बिजनेस मतलब आप 9 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक, 9 सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कभी भी आप भेज देना, मान लो वो हमारा बिजनेस आवर्स है। एंड हमारा प्लेस भी था कि हमारा वेयर हाउस में आपको सेंड करना है, आप वहां नहीं पहुंचाते कहीं और पहुंचाते तो भी नहीं। एंड तीसरा क्या है कि भैया जिसको गुड्स मिल रहा है ना, उसके पास कुछ रिजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ये सब कुछ चेक करने के लिए, कि जो बोला गया था वही चीज भेजा है ना, आप चेक करने के, मान लो क्या हुआ पहले ही बोला था देखो कि भैया हमारा यहाँ पर ना जो स्टोर है, वो जो वेयर हाउस है हमारा, वो 6 बजे तक बंद हो जाता है, तो आप एटलीस्ट 5 बजे तक भेज देना ताकि हम लोग चेक कर पाए सब कुछ सही है ना। आप उनको भेजते हो मान लो 5:50 में, आप जानते हो अब वो 10 मिनट चेक नहीं कर पाएगा।
तो अगर ऐसा कुछ करते हो तो फिर बी का जिम्मेदार नहीं है, मतलब ये तीनों अगर नहीं है, सब कुछ अगर सही है और फिर बी एक्सेप्ट नहीं करता तो अब ए जिम्मेदार नहीं है, बी यहाँ पर अब जिम्मेदार है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये समझे कि समझो अगर कुछ दिक्कत नहीं हुआ और प्रोमिसर गया था परफॉर्म करने, तो प्रोमिसर परफॉर्म करने गया और अगला पार्टी भी परफॉर्म करने, बी उसको पैसे दे दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, एक्चुअली परफॉर्म हो चुका है। लेकिन क्या वो परफॉर्म करने गया बट उसको रोका गया, है ना, उसको रोका गया, मतलब क्या, उसको पैसा नहीं दिया जा रहा मान लो अगर, या फिर मान लो बिल में साइन नहीं कर रहा, एक्सेप्टेंस का गुड्स उसको मिल गया, तो ये सब कुछ दिक्कत अगर हो रहा तो क्या होगा, मान लो अब वहां पर परफॉर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऑफर टू परफॉर्म हुआ बट एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं हुआ है। तो अब ए को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि ए तो भैया लायबल नहीं है और ये अपना पार्ट तो कर चुका था। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं सेक्शन 38 में कुछ कंडीशन दिया, क्या भैया, इन कंडीशन मतलब हमारा क्या अनकंडीशन होना चाहिए, कोई कंडीशन मत लगाना उसमें बीच में, ठीक है। साथ ही साथ प्रॉपर टाइम प्लेस पे पहुंचाना, एंड अगर कुछ ऐसा गुड्स है डिलीवर है, कुछ चेक वेक करने का अगर सामान अगर कुछ दिया हुआ तो उसको चेक करने के लिए देने में उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसको टाइम मिलना चाहिए। अचानक से 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले पहुंचा दोगे और बोलोगे चेक करके बताओ मुझे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और मान लो कि जॉइंट प्रॉमिस ही हो सकता है ना, मान लो कि एक बंदा था यहाँ पर, अब जो ए जो है यहाँ पर जिन लोगों को भेजना था वो बी सी और डी ए पार्टनर्स लोग था, जॉइंट प्रॉमिस ये लोग। अब क्या हर कोई चेक करेगा बैठकर, हर कोई सब कुछ देगा नहीं, किसी एक को भी अगर हमने अगर प्रोवाइड कराया ये सब कुछ तो चलेगा कि हमने सब, मैंने प्रॉमिस हमने पूरा फुलफिल कर दिया, अब हर एक को उला उलग नहीं नीचे करवाएंगे हम लोग, बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो अब एक चीज समझते हैं कि मान लो अगर प्रॉमिसर ही परफॉर्म नहीं किया, ए सामान लेके नहीं गया, अब क्या होगा। अब समझो यहाँ पे हुआ है दिक्कत, अब इसके बाद डिटेल में तो हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे हम लोग, बट यहाँ पर भी कुछ एक क्वेश्चन इसको लेकर है, सेक्शन 39 के थ्रू हमें बताया गया है, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना हम लोग को मिलेगा, और सेक्शन क्वेश्चन नंबर 77 78 यहाँ पर हम लोग को देखना भी अभी, ठीक है। अब समझो अगर मान लो अगर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना, समझो यहाँ पर प्रोमिसर बोलता है कि हम परफॉर्म नहीं करें, तो अब क्या ऑप्शन है बी के पास, बी के पास तो दो ऑप्शन है, ठीक है। मान लो 25 को था ना कॉन्ट्रैक्ट, वो बोल दिया 18 तारीख को कि देख भैया मेरे से नहीं हो रहा, हम पहुंचा नहीं पाएंगे। अब उसका दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 18 को एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और उसके ऊपर केस फाइल करो, पहला ऑप्शन तो ये है जिस दिन बोला, ठीक है, केस फाइल कर दो। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि वेट कर लो 25 तक, आज बोल रहा कल पहुंचा दिया को, कल पहुंचा दिया तो क्या होगा, ठीक है ना, तो वेट कर लो। बट एक चीज समझो, अगर मान लो उसने रिटर्न में दे दिया है कि मैं नहीं भेजने वाला हूँ, ठीक है, मेल कर दिया आपको, अब ऐसे केस में आपको फिर से दो ऑप्शन है कि फिर भी आप वेट कर लो 25 तक, और या फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर दो, आपका दो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, ठीक है, कि या तो बताओ क्या, या तो कॉन्ट्रैक्ट आज ही कैंसिल करो केस कर दो, या फिर 25 तक वेट करके आप कैंसिल कर दो, ठीक है। देखो अगर आज ही कॉन्ट्रैक्ट करते हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, बात समझो, आप आज ही करते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है और आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं, ठीक है, उसको बोलने के बाद भी मैं बोलता हूँ ठीक है 25 तारीख तक दे देना, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ ऐसा, अगर आप उसके बाद भी मान जाते हो ना, तो अब आगे चल के आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो आप नहीं कर सकते हो, अब आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, दोनों को अंतर समझना। अगर क्या समझो क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को आज ही टर्मिनेट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, या फिर इंडिकेट बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंट्यूमर, मतलब आप बोलते हो कि नहीं ठीक है 25 तक वेट कर लेते हैं ना, अगर आप ऐसा करते हो 25 तक वेट करते हो ना, आप ध्यान में रखना कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर टर्मिनेट नहीं कर पाओगे इस ग्राउंड पे, कोई और ग्राउंड पे टर्मिनेट वो अलग बात है, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे सब्सिक्वेंटली अब आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। हाँ डैमेजेस आप तब भी क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम करने का राइट आपके पास तब भी है, ठीक है। अब चीज समझो, अगर अगर आपके पास पहले ही, समझो अगर आपके पास पहले ही बोल दिया 18 को ही बोल दिया वो, ठीक है ना, कि हम नहीं कर पाएंगे, इसको लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, क्या बोलते हैं बताओ इसको हम लोग, एंटीसिपेटरी ब्रीच। और मान लो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस या फिर मान लो परफॉर्मेंस का दिन आपको बोलता है कि सर हम नहीं भेज पाएंगे ये गुड्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल ब्रीच, ठीक है। बट हम लोग और समझते अब यहाँ पर कि ये क्या होता है, फिर सबसे अगर टर्मिनेट कर दिया तो क्या होगा, और वेट किया तो क्या होगा, इसके लिए दो क्वेश्चन है, एक एग्जाम में भी आया हुआ है और पढ़ते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा, 77 78। हम्म, देखो यहाँ पर, सीना वॉज अ Sina was a classical dancer. She entered into an agreement with Seetal Vidya Mandir for 60 dance performance. As per the contract, she was supposed to perform every weekend and she will be paid 10,000 पर परफॉर्मेंस, मतलब हर एक परफॉर्मेंस के लिए उसको 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, उसको आके डांस करना है, ठीक है, ठीक है सर। हाउएवर आफ्टर अ मंथ
शी वॉज एबसेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग ड्यू टू हर पर्सनल रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, वो नहीं आई, 1 महीने के बाद नहीं आ रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Whether the management of Sheetal Vidya Mandir has a right to terminate the contract? Yes, उन लोगों के पास राइट है कि वो लोग अभी का भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, राइट है उनके पास। If the management of Sheetal Vidya Mandir informed Sina about its continuance, can the management still resign the contract after a month on this ground subsequently? एक बात समझो, उसको ये लोग मेल करता है या फिर मान लो व्हाट्सएप कैसे भी उसको बताता है कि देख भैया हम लोग मतलब शीतल को बोलते हैं कि देखो, okay, सीना था सीना, उसको बोलता है कि देखो आप अगर अभी भी आ जाते हो हम लोग कंटिन्यू कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस बात पे मान जाते हो, आप कल चल के इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे कि सर देखो ये नहीं आ रही है इसलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, ये अब नहीं होगा। ये चीज क्लियर है? ये अब नहीं हो सकता क्योंकि आपने इस ग्राउंड को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया एक बार ना, तो अब आप इस ग्राउंड पे अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। Can the can Sheetal Vidya Mandir claim damage that it has suffered because of his breach in a contract? Yes, इसको कर सकते हैं, लेकिन ये चीज समझो, ये दोनों ही केस में डैमेजेस क्लेम कर सकती है। बट जब मई 22 में जब क्वेश्चन आया ना, तो उसमें पता क्या दिया हुआ है कि सिर्फ इस केस में ही ये क्लेम कर सकती है। बट इनके आरटीपी एमटीपी और स्टडी मेट में जब ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने सिमिलर क्वेश्चन ऐसा है, बट बस ये बैकग्राउंड बस चेंज है थोड़ा सा और कुछ नहीं। ऐसे केस में वो लोग बोलते हैं कि नहीं दोनों ही केस में कर सकते हैं, और एक्ट में भी ये लिखा हुआ कि आप दोनों केस में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आंसर यहाँ पर जब देखोगे ना, आप यहाँ पे ब्रीच इन पार्ट 1 ही लिखा हुआ है, बट आप चाहो तो आप कर सकते हो, एग्जाम में दोनों में ही मिल जाएगा। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। मिस्टर सिंघानिया एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर सोनू टू साइन हिज टू सिंग हिज इन हिज होटल फॉर 6 weeks ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे, मतलब वीकेंड पे ये बोल रहा है ठीक है गाना गाऊंगा मैं, ठीक है। मिस्टर सिंघानिया प्रॉमिस टू पे 20,000 फॉर एवरी परफॉर्मेंस हुआ। मिस्टर सोनू performed for 2 weeks, but on third week his health condition was very bad, so he did not come to sing. अब सर ठीक है, बुखार बुखार कुछ हो गया, कुछ भी ऐसा दिक्कत हुआ, नहीं आ पाया, ठीक है, बढ़िया बात है। मिस्टर सिंघानिया टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कैन मिस्टर सिंघानिया टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट? यस ही कैन, कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज मिस्टर सोनू कुड नॉट परफॉर्म एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर सिंघानिया कैन रिपोर्ट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। What would be your answer if in case Mr. Sonu turns up in the 4th week and Singhania allows him to perform without saying anything? वो आ गया और परफॉर्म वापस से गाना गाना सीख गया और उसको कुछ नहीं बोलता, सिंघानिया गाना गाने देता है। हाँ तो अब गाना गाने देना, ध्यान में रखना। अब आगे चल के इस ग्राउंड पे कि वो नहीं आ रहा है, अब इस ग्राउंड पे अब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते हो कि वो सर नहीं आया था उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे नहीं, ये बात समझना। What would be your answer in case Mr. Sonu sends Mr. Mika on his place in 3rd week and Mr. Singhania allows him to perform without saying anything? अब देखो अगर वो चला जाता है, किसी और को भेजा, मैंने फ्रेंड को भेज दिया, अब ऐसे केस में तो आपको कुछ डैमेज भी नहीं हुआ, कोई और आ गया और आपने उसको गाने दे आपने उसको गाने दिया ना, तो अब ऐसे केस में क्या होगा ना, तो कुछ आप डैमेज क्लेम कर पाएगा और नहीं कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर पाएगा अगर आप उससे गाने देते हो फ्रीली, ठीक है। So in the second situation, Mr. Singhania allowed Mr. Sonu to perform in the 4th week without saying anything by conduct. अब समझो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बोला नहीं, समझो यहाँ पे मैंने क्या देखो क्या बोला था मैंने यहाँ पे कि यहाँ पर इंडिकेट द वर्ड्स, उसको सीना को इन्होंने बताया कि ठीक है आप आ जाओ, अभी भी हम लोग आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। और बाई कंडक्ट का मतलब क्या है कि आया कुछ बोला नहीं, परफॉर्म करने दिया। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इन केस मिस्टर सिंघानिया अलाउज मिस्टर मीका टू परफॉर्म in the 3rd week without saying anything by conduct, Mr. Singhania had given his assent for the performance by third party. Now Mr. Singhania cannot terminate the contract nor can he claim damages. बात समझ में आ रहा है क्या? और देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे केस में जो दूसरा वाला केस है कि वो आ गया परफॉर्म करने लगा, तो भैया देखो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे इस ग्राउंड पे अब हम कि वो नहीं आया था, बट उस समय जो नुकसान हुआ वो हम क्लेम कर सकते हैं उससे। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिस्टर सिंघानिया हैड गिवन हिज एसेंट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर सिंघानिया कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर ही कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम मिस्टर सोनू, मिस्टर सोनू से वो डैमेज क्लेम कर सकते हैं। तो इस वाले केस में एग्जाम में अगर आता है तो आप आराम से ऐसा लिखने कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही केस में पता क्या होगा कि विद्या मंदिर है ना वहाँ पे वो क्लेम कर सकता है डैमेज, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे कि वो नहीं आई थी, ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग आगे जिंदगी में। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब एक बात है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म कौन करेगा। अब एक चीज समझो, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करने वाला। देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है इस पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सनल नेचर का चीज इन्वॉल्व है तो वही इंसान कर सकता है जिसने प्रॉमिस करा, मतलब जिसको करना चाहिए, वैसा बात है।
ऐसे मान लो मैं अगर पढ़ाने का बात करता हूँ तो ऑब्वियस सा बात है, फिर तो ये पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो प्रोमिसर को खुद करना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे को कुछ हो जाता है, अगर मान लो मेरे को कुछ हो जाता है, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऑब्वियस सा बात है, क्या मेरे रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाएंगे मेरे पार्ट को? तो नहीं। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर मेरे को कुछ अगर हो जाता है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना, फिर खत्म। लेकिन समझो अगर कोई और चीज़ है, मान लो मेरा बुक है, अभी इससे बहुत सारे बच्चे बुक परचेज कर रहे हैं, उनको बस बुक डिलीवर कराना है। अब क्या आप चाहते हो, देखो इंडिया में अलग जगह से बच्चे बुक परचेज कर रहे हैं, क्या चाहते हो, मैं जाके हर जगह डिलीवर करूँ? आप यही चाहते हो? बताओ, यही करूँ मैं हर जगह डिलीवर करूँ? ऑब्वियस सा बात है नहीं। लोग हैं इन सब चीज़ के लिए डिलीवर कर रहे भाई, वो लोग, वो उनका काम है, मेरा काम पढ़ाना है, बुक बनाना है, तो बुक बनाना मेरा काम है, डिलीवर करवाना थर्ड पार्टी काम है, वो लोग करवा रहे हैं अपना काम अच्छी तरीके से। तो मान लो अगर मैं हूँ तो मैं खुद भी कर सकता हूँ इनिशियल डेज में, और किसी से भेज भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कुछ अगर हो जाता है तो भी मेरे रिप्रेजेंटेटिव करवा देंगे ना, भिजवाना ही तो है गुड्स, बस क्या दिक्कत है, गुड्स से भेजना भिजवा देंगे यार। ये थोड़ी कुछ परफॉर्म करना पर्सनली में, मान लो गाना गाने का बात हुआ, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया था के सर का, आपको ध्यान में होगा, के सर लास्ट ईयर एक्सपायर कर गए थे। तो अगर मान लो पर्सनल नेचर कॉन्टैक्ट हो तो कॉन्टैक्ट तो वर्ड हो गया फिर ना, पहले ठीक था बाद में इम्पॉसिबल हो गया। क्लियर है क्या चीज? ठीक है। अब समझो अगर मान लो क्या होता है, मान लो यहाँ पर क्या होता है, मान लो क्या होता है यहाँ पर कि सर ये जो बंदा है ना, मान लो कि ये तो चलो ठीक है, कुछ हो गया उसको, सलट गया वो, ठीक है, दूसरा बंदा, अब क्या हुआ, उसे पैसा चुकाना था 5 लाख रुपया। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट था, हम लोग कुछ डिलीवर करेंगे, अगला 5 लाख रुपया देगा। तो क्या हुआ, वो गुड्स लेकर आ गया। अब गुड्स एक्सेप्ट करना है तो इसका रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट करना चाहिए था गुड्स, हाँ करेगा सर, और 5 लाख रुपया देगा। अब बात यहाँ पर ये समझो कि इसके पास जो रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसके पास इनहेरिट होके प्रॉपर्टी आया, और प्रॉपर्टी खाली 3 लाख का है। तो क्या 3 लाख से ज्यादा देने के लिए लायबल होगा वो? तो नहीं। जितना प्रॉपर्टी इनहेरिट होकर आया, जितना पैसा उसके पास आया, उतना के लिए लायबल हो सकता है। आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उससे ज्यादा के लायबल आप नहीं ठहरा सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपन, हाउएवर इफ इन एनी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर डेथ ऑफ प्रोमिसर, देन द लायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरिटेड फ्रॉम द डिजीज्ड पर्सन। ये क्लियर है अच्छी तरह से? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, आई थिंक ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिवीजन बैच, इसलिए मैं रेगुलर बैचलर होता है हमारा, ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल ले रहा मैं कर रहा हूँ, जो जो अवेलेबल है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसके लिए अलग से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहीं से करा दे रहा हूँ। आपको एग्जांपल भी हो गया और आपका साथ साथ आपका क्वेश्चन पैटर्न भी आपको हो जा रहा है, ठीक है। देखो ये भी जून 22 में आपका 4 मार्क का तो आया हुआ है, जून 22, ठीक है। तो क्या पूछते हैं यहाँ पर, मिस्टर एस promises Mr. M to paint a family picture of rupees 20,000 and assures to complete his assignment by 15th March 23. Unfortunately, Mr. S died in a road accident on 1st March 23 and his assignment remained undone. अभी तक complete नहीं हो पाया था. Can Mr. M bind the legal representative of Mr. S for the promise made by Mr. S? Suppose Mr. S had promised to deliver some photograph. ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग आते हैं। पहले यहाँ समझो यहाँ तक क्या हुआ। एक बात बताओ, क्या ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, पेंटिंग करना? ऑब्वियसली सर पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट है सर। तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एम बाइंड कर सकता है? अब बताओ। तो नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता। लेकिन आगे जाकर हम लोग चीज़ पढ़ेंगे, एक चीज़ समझना कि अगर एम कुछ एडवांस अगर दिया होगा ना, अगर, तो फिर वो लौटाना पड़ जाएगा। समझे? आगे चलकर लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो इसी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, पहले ठीक था बाद में खराब हो गया इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, तो समझो अगर ऐसा होता है तो अगर मान लो एम जो है ना एडवांस देता उसको, मान लो 5,000 रुपया, तो ऐसे केस में एम को ये पैसा एडवांस जो दिया था वो उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं दूसरे केस में क्या बोलता, सपोज मिस्टर एस हैड प्रॉमिस टू डिलीवर सम फोटोग्राफ। एक बात समझो, फोटोग्राफ खाली डिलीवर करने का बात था, फोटोग्राफ ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, वो बनाना नहीं है, बस वो फोटोग्राफ से डिलीवर करना है। देखो डिलीवर कोई भी कर सकता है, वो खुद भी कर सकता था या तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सनल से कॉन्टैक्ट नहीं है, डिलीवर करवाना पार्ट को, बनाने वाला पार्ट जो था पेंट करने वाला, वो क्या था बताओ, वो हमारा बोल सकते हैं कि हम भैया वो पर्सनल से कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन डिलीवर करवाना क्या ये पर्सनल से कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, कोई और भी कर सकता है, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। To Mr. M on this date against the payment of 10,000, but he dies before that day, will his representative be bound to deliver? तो यस, ऐसे केस में जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ये डिलीवर करवाने के लिए बाउंड होगा, वो तो हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पढ़ते हैं हम लोग इसको। The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises. Obvious बात है, ठीक है, तभी कुछ बोल सकते हैं हम लोग। Unless such performance is dispensed with or excused under the provision of this act or any other law. Promises bind the representative of the promisers in case of
डेथ ऑफ सच promisers बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ contrary इंटेंशन appears on the contract as the provision of section 40 of Indian Contract Act, if it appears from the nature of the case that it was the intention of party to do any contract, that any promise contained in it should be performed by the promiser himself. वो पेंडिंग करने वाला बात पर्सन नेचर कॉन्ट्रैक्ट का सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द promiser. इन अदर केसेस द promiser और रिप्रेजेंटेटिव उसका अदर केस हुआ पर्सन नेचर कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है पर्सन नेचर का तो कोई और भी कर सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो कर सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, एजेंट है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. In terms of the provision of section 40 stated above, in case where Mr. S has to paint a family picture of Mr. M cannot ask the legal representative. बताओ कैसे बोल सकता है, बिकॉज वो पर्सन इज कॉन्ट्रैक्ट था, उसके पापा नहीं रहे, अब नहीं कर सकता वो, मान लो उससे बेटा ही मान लो उससे रिप्रेजेंटेटिव है उसका. In terms of the provision 37 stated above, in case where Mr. S had promised to deliver some photograph, डिलीवर करना है, बना के नहीं करना था भाई, डिलीवर करना था, ठीक है, to Mr. M, the legal representative of Mr. S shall be bound to deliver the photographs in this situation. बात समझ में आपको आ रहा है? यस सर, ठीक है, चलो आज डन. नेक्स्ट पे क्या है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो कोई चीज समझ लो थर्ड पार्टी से, तो आगे चलकर अब आप जो हो ना, आप पैसा फिर से नहीं मांग सकते हो उस पर्टिकुलर पार्टी से. सर मतलब समझो यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने मैंने यहाँ पे मान लो बी को कुछ गुड्स यहाँ पे दे दिया जिसका वैल्यू था मान लो 1 लाख रुपया, ठीक है, मैंने बी को दे दिया, और जब बी को जब पेमेंट करने का बाद है तो बी का मान लो कुछ हालात अभी ठीक नहीं है और वो बोलता है पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं धमकी देता हूँ देख भैया नहीं दिया पैसा टाइम पे, मैं आप केस करूंगा, अब वो उपाय नहीं मेरे पास, पैसा दे दे मेरा. बट बी का सच में हालात बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं दे पाया मान लो. तो उसका एक फ्रेंड था, ठीक है, मान लो जेड, उसको पता चला ये सब चीज़ के बारे में, वो बोला कि देख बी जो है ना बहुत ही मतलब थोड़ा खुददार आदमी, उसको देने जाऊंगा पैसा लेगा नहीं. क्या करता है जेड डायरेक्टली आके पैसा मुझे दे देता है. मान लो जेड ना मुझे 80,000 मुझे दे दिया जेड, बोले सर आप उससे पैसा पाए थे बी से, ले लीजिए 80,000. अब बताओ क्या मैं वापस से बी के ऊपर पूरा 1 लाख के लिए मैं केस फाइल कर दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता. सिर्फ 20,000 के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ जो पैसा बाकी है. अब बात है कि बी कभी नहीं बोला जेड को पैसा पे करने को, तो भी चलेगा. हाँ तो भैया आपने पेमेंट एक्सेप्ट किया ना, आपने अपना पार्ट किया था, गुड्स पहुंचाया, आपको 1 लाख मिलना था, आपको 80,000 मिल गया. किससे मिला मत देखो, अगर वही पार्टी उसके नाम पे दे रहा, बोले ठीक है सर आप रख लो उसके नाम पे, तो भैया मेरे को मिल गया पैसा ना. तो मेरे को जितना नहीं मिला मैं उसके लिए मैं आपको बोल सकता हूँ, पूरे के लिए नहीं, ठीक है ना. तो देखिए क्या बोलते हैं, when a promisee accept performance of the promise from a third person, जेड था थर्ड पर्सन, he cannot afterward enforce this against the promiser. अगेन नहीं बोल सकता ऐसे हो कि ठीक है 1 लाख रुपए दो, ऐसा नहीं कर सकता. this results in discharging the promiser although the letter has neither authorized, कभी नहीं बी बोला था कि जाके देकर, और nor ratified that, मतलब देने के बाद ही बोला ठीक है वो बोला तो वो ले लिया, मतलब दे दिया तो आप रख लो, वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो भी अब मैं उससे मैक्सिमम 20 ही मांग सकता हूँ. एंड इसके ऊपर सेम इसी के ऊपर बस अमाउंट चेंज है. क्वेश्चन 88 आपका, आप पढ़ सकते हो खुद से. क्वेश्चन नंबर 88 फटाफट से आ जाए एक बार. देखो यहाँ पर एक्स रिसीव सर्टेन गुड्स from Y and promised to pay 60,000. Later, X expressed his inability to make the payment. Z, who is known to X, pays 40,000 to Y on behalf of X. वो बोला ठीक है दे देंगे. तो ऑब्वियस बात है, बताओ क्या X जो है यहाँ पर नहीं दे पाया पूरा पैसा Y को, लेकिन Y को मिल गया Z से ना कितना 40,000. तो X अब जो Y जो है यहाँ पर X को सिर्फ 20,000 के लिए ही बोल सकते हैं पर कुछ नहीं, ठीक है. चलो डन. नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा है जॉइंट प्रॉमिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉइंट प्रॉमिस मस्त चीज़ है, ठीक है. एंड ये हमारा अच्छा लास्ट टॉपिक होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा उसमें हम लोग यूनिट 6 कंप्लीट कर लेंगे पूरा, और 7 भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे हाथों हाथ, ठीक है. ओके चलो अच्छा. देखो जॉइंट प्रॉमिस के बारे में भी यहाँ पर एक आध क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है. क्या होता है कैसे क्या होता है समझ सकते हैं. देखो जॉइंट प्रॉमिस का किया गया, ठीक है, जैसे मान लो क्या हुआ यहाँ पर एक्स वाई जेड ये तीनों था, मान लो पार्टनर ही था, और यहाँ पर ए को इन्होंने मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कुछ गुड्स लिया इन्होंने, कुछ अमाउंट ले लो मान लो 1,20,000 का, ठीक है. अब 1,20,000 गुड्स लिया तो ऑब्वियस सी बात है पैसा चुकाना है इनको. तो अगर मान लो इन्होंने गुड्स ले लिया और पैसा दे दिया तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जॉइंट
प्रोमिसर वॉलंटरी डिस्चार्ज और ऑब्लिगेशन अगर अपना अपना पार्ट कर दिया कोई दिक्कत नहीं। देखो दिक्कत कहाँ शुरू होगा बताओ, जहाँ पर पार्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग चलो मानते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पर ए जो देखो प्रोमिसर अगर नहीं किया तो हम लोग बात कर लिए उधर पे। अब बात यहाँ पर ये कि मान लो ए जो है ना यहाँ पर दे तो दिया था सामान, ये लोग पैसा नहीं दिया अभी तक। अब क्या क्या ए के पास राइट अवेलेबल है समझो ध्यान से। ए जो है सामान पहुंचा चुका है इन लोगों तक, 1,20,000 रुपया इसको अभी तक मिला नहीं। अब देखो ए के पास राइट ये है कि ये इन तीनों में से किसी एक से भी पैसा मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो वो बोल देता है कि हमको सिर्फ एक्स से ही पैसा चाहिए, वो ऐसा बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात समझो, अगर ए ऐसा बोलता है, पहला बात ये है कि अगर मान लो ए ऐसा बोलता है कि हमको ना सिर्फ एक्स से ही पैसा चाहिए, XYZ, ठीक है, और यहाँ पे ये था, ए अगर बोलता है कि हमको सिर्फ एक्स से ही पैसा चाहिए 1,20,000 रुपया, तो इसका मतलब समझो वाई और जेड से ए पैसा नहीं मांग रहा और एक्स जो है लायबल हो सकता है इसको पूरा पैसा देने को। बट एक चीज समझना, वाई और जेड बस के निकल नहीं जाएगा, वाई और जेड बस के निकल नहीं जाएगा। वाई और जेड जो है ना लायबल रहेगा एक्स के प्रति, मतलब एक्स दे दिया 1,20,000 ना। अब देखो 1,20,000 में मान लो कितना बनता था इसका, 40 बनता था एक्स का, वाई का बनता रहा 40 और इसका बनता रहा 40। अब ये क्या करेगा, एक्स दे कितना दिया, एक्स दे दिया 1,20,000, 80,000 एक्सेस दिया ना। अब जो वो 80 जो वो एक्सेस दिया है वो वाई और जेड से मांग लिया। मतलब अगर जो यहाँ पर जो ये प्रोमिसर है वो किसी पर्टिकुलर किसी एक को पकड़ लेता है पैसा मुझे ऐसे चाहिए, वो कर सकता है, उसके पास राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी दोनों बच नहीं जाएगा, बाकी दोनों जो है अपना जॉइंट प्रोमिस जो भी उन लोगों का पार्टनर था उसके रिस्पेक्ट में लायबल तो रहेगा। या फिर मान लो ऐसा हो गया, ए बोलता है कि मुझे एक्स से नहीं चाहिए पैसा, बाकी वाई और जेड दोनों मिला के पैसा देगा, अगर ऐसा बोलता है तो वाई और जेड क्या होगा, फिलहाल तो अभी 60-60 दे दिया, ए को दे दिया, बट क्या एक्स बच जाएगा, नहीं एक्स बच नहीं जाएगा। एक्स जो है ना वो इन लोगों को चुकाएगा पैसा 40,000, और जो दोनों वाई और जेड जो 20-20 एक्स्ट्रा दिया वो ले लेगा। या फिर मान लो एक केस ये होता है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड था, ठीक है, वाई जो है वो हो गया इंसॉल्वेंट। अब समझो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा उसके पास भैया नहीं है, इंस्टॉलमेंट का पैसा उस पर नहीं है। लेकिन अब एक्स और जेड तो है ना, तो एक्स और जेड वाई का लॉस भी बियर करेगा, बाकी दोनों मिला मिला के दे देगा। मतलब क्या समझो, एक्स को देना था 40, वाई को देना था 40 और जेड को देना 40। अब ये दे नहीं पाएगा तो इसका 20 का लॉस ये सहेगा, बाकी 20 का लॉस ये सहेगा, मतलब 60,000 ये देगा और 60,000 ये देगा। ठीक है, समझना। अगर मान लो किसी को कुछ अगर हो जाता है, और किसी को कुछ हो जाता है, मान लो एक्स वाई जेड किसी को कुछ हो जाता है, मान लो ये लोग नहीं रहा, ठीक है, डेथ हो जाता है इनका अगर, तो ऑब्वियस सा बात है इनका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो तो लायबल होगा। पर लोग वहां पे पढ़े कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना लायबल होगा, उतना तक ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा जिस जितना उसको प्रॉपर्टी मिला है। ठीक है, मान लो उसे प्रॉपर्टी मिला 30,000 का, तो वो उतना के लिए लायबल होगा, बाकी के लिए लायबल वो नहीं होगा। ठीक है, अब एक समझना लास्ट केस, हाँ क्या, देखो मैंने आपको यही बताया कि ए जो है ना वो एक्स वाई जेड किसी भी एक को पकड़ सकता है, बोले कि पूरा पैसा मुझे उसी से चाहिए, ऐसा बोल सकता है। यस, मान लो अब वाई रहा नहीं, वाई का हो गया डेथ, क्या वाई के रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ के ये बोल सकता है क्या ए कि भैया मुझे पूरा पैसा तुझसे ही चाहिए 1,20,000 रुपया? नहीं, ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, भले ही मान लो एसेट उसको मिला होगा 5 लाख का, तो भी नहीं बोल सकता। उतना ही पार्ट जितना के लिए वाई लायबल है 40,000, उतना के लिए बोल सकता है वो, ये बात समझ लो। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन है ना ए के पास, किसी से पैसा वो मांग ले, अगर उसका जो ऑप्शन था वो प्रोमिसेस जो है ये लोग है, इन लोग के ऊपर चलेगा ये राइट, जॉइंट प्रोमिस उन लोगों पर राइट चलेगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे ये राइट नहीं चलेगा उसका किसी एक से पूरा हम मांग ले पैसा। क्लियर है चीज? अब इन सब पे क्वेश्चन एग्जाम में भी बताया हुआ है, पहले पढ़ते हैं हम लोग और नोट्स एक बार फिर चलते क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82-83 हम लोग को देखना है। अब देखो जॉइंट प्रोमिस अगर मान लो अगर सब कुछ सही चल रहा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ होगा जब परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो मान लो जॉइंट प्रोमिस डू नॉट डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन, अब मान लो अपना वो ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज लो नहीं किया अगर, ठीक है, तो प्रोमिस जो है रिलीज वन और मोर जेपी, मान लो किसी एक को बोल दिया, एक्स को बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए एक्स से पैसे, फिर एक्स और वाई को छोड़ दिया, बोला खरीद से चाहिए पैसा, किसी को वैसा बोलता है अगर, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जो भी अदर जेपी जो अभी जो अदर जॉइंट प्रोमिसर है वो लायबल होगा टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन। ठीक है ना, वो लोग अभी भी लायबल होगा, रिलीज जेपी इज स्टिल लायबल टू द अदर जेपी, मतलब जिसको समझो छोड़ दिया गया था। मान लो अगर क्या हुआ, सिर्फ एक्स से पैसा मांगे और वाई जेड को छोड़ दिया था ना पहला वाला केस में, तो ऐसे केस में क्या हुआ, एक्स लायबल तो है, एक्स लायबल है ए के लिए, लेकिन वाई और जेड अभी भी लायबल होगा एक्स से प्रति, उन लोग को पैसा देना पड़ेगा अपना वाला पार्ट 40-40। ठीक है, फिर क्या होता है, मान लो अदर केसेस क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी प्रोमिसी मे कंपेल
एनी वन और मोर ऑफ सच जेपी, किसी एक को बोल सकता है कि तुम ही पूरा पैसा देगा हमको, बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है, लेकिन याद रहे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये बात वो नहीं बोल सकता कि तुम ही मुझे पूरा पैसा देगा, ऐसा नहीं बोल सकता वो, ठीक है ना। ओके, तो अगर मान लो ऐसा होता है तो क्या होगा, समझो अगर मान लो अगर ऐसा होता है किसी एक को पकड़ लिया तो ऑब्वियस बात है अभी भी बाकी दोनों लायबल रहेगा, लेकिन अगर किसी का डिफॉल्ट होता है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा कुछ अगर रहता है, तो ऐसे केस में पता क्या होगा, फिर बाकी दोनों उसका लॉस बियर कर लेगा। तो अगर मान लो किसी का अगर डिफॉल्ट होता है तो बाकी जो बचा रहेगा वो लोग सह लेगा, और मान लो किसी का डिफॉल्ट नहीं होता है तो बाकी जो भी था, जैसे मान लो एक्स दे दिया पूरा पैसा, तो वाई और जेड 40-40 अभी भी देगा, पैसा देना पड़ेगा उन लोग को, ठीक है ना। तो आओ 82-83 हम लोग पढ़ते हैं, 82-83। X, Y and Z jointly borrowed 50,000 from A. The whole of the amount was repaid to A by Y. अब आप बताओ Y क्यों देगा पूरा, ठीक है ना। डिसाइड इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दैट वाई कैन रिकवर द कंडीशन फ्रॉम एक्स एंड जेड, यस उसको मिलेगा पैसा, रिकवर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स, यस होगा, बट जहां तक उसको प्रॉपर्टी मिला उतना तक ही, जितना इनहेरिट हुआ उतना तक ही मिलेगा, मैं दे सकता है वो। वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एसेट इन केस ऑफ जेड बिकम इंसॉल्वेंट, हाँ जितना उसके एसेट से मिल सकता है उतना ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो लॉस होगा वो एक्स और वाई मिल गया लेगा, ठीक है। तो सेक्शन 42 of the Indian Contract Act requires that the two when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears from the contract, all such persons jointly must fulfill the promise. In the event of the death of any of them, his representative jointly with the survivors of and in case of death of all promisers, the representative of the all jointly must fulfill the, obvious बात है अगर किसी को कुछ हो गया फिर हमारा सबको कुछ हो गया तो बाकी सबका जो रिप्रेजेंटेटिव है सबको मिलके यहाँ पर अभी फुलफिल करेगा, ठीक है ना। तो एक एक को पढ़ते हम लोग क्या है यहाँ पे। तो वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड जेड, कोई दिक्कत नहीं, रिकवर कर लेगा वो लोग उन लोग से, ठीक है। Legal representative of X is liable to pay the contribution to Y. However, a legal representative is liable only to the extent of property of deceased received by him. And Y can also recover the contribution from the Z's asset. ये तो था, और ये अब देखो जैन 21 जुलाई 21 में 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी से और पढ़ते हैं क्या लिखा है। X, Y, Z jointly borrowed 90,000 from L. Decide each of the following in the light of the Indian contract. देखो क्या बोले यहाँ पे, whether L can compel only Y to pay the entire loan, क्या L सिर्फ Y को बोल सकता है तुम ही मुझे मेरा पूरा पैसा देगा, यस बोल सकता है, बट ऐसे केस समझो बाकी जो X और Z है वो अभी भी लायबल है टू Y, ठीक है ना। whether L can compel only the legal representative of Y to pay the loan of इतना if X Y Z डेड, नहीं किसी एक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का बोल सकते हैं कि आप ही पूरा पैसा देखो दोगे, आप वो प्रोमिसर्स तक ही रह सकता है ये बात, ठीक है ना। whether Y and Z are released from their liability to L and X is released from the liability to Y and Z for contribution, if L releases X from his liability and sues Y and Z, मतलब क्या वो छोड़ दिया X को, बट तुमको नहीं लेंगे, खाली Y Z से पैसा लेंगे। तो एक बात समझो, L जो है छोड़ दिया X को, Y Z से पैसा मांग लिया खाली 40 या 45, लेकिन अभी भी जिसका जितना हिस्सा था ना X का, मान लो 30,000 रुपया, वो अभी भी लायबल है, Y और Z को देगा वो 15-15, ये बात समझ में, ठीक है ना। तो एक बात समझो, अगर अगर तुमको अगला पार्टी छोड़ रहा भाई, तुम अपने लोगों से गद्दारी तुम नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो लोग होता है ना, देखो किसी को भी अपना डैश बना लेता है, जैसे पाकिस्तान देखो, वो किसी को भी अपना पिताजी समझ लो, बढ़ लो अपने हिसाब से बना लेता है वो लोग, समझ रहे। अभी अभी उन लोगों का अभी चल रहा नाटक कि न्यूजीलैंड हराएगा इंडिया को सेमीफाइनल, समझ में आ रहा, तो ये लोग अभी किसी को भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझो एक चीज यहाँ पर क्या है कि आपको अगर बाहर वाला छोड़ रहा है, आप अपनों का साथ नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। बाहर वाला आपको वहां पे फ्री कर दिया, आपका सोचो सा पार्टनर था, तो अगर पैसा दे दिया अगला अगर, तो आपको पे करना पड़ेगा अपने ही लोगों को। तो वैसे ही है क्या, अगर एक्स को रिलीज किया, अगर बाहर वाला एल रिलीज किया एक्स को अगर, तो आपका अपना लोग कौन था, वाई और जेड, वो लोग पैसा का पे कर रहा, तो आपको उन लोगों को पेमेंट करके हटाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पूरा जॉइंट प्रॉमिस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले कहाँ से बताओ, टाइम एंड प्लेस से, एंड ज़्यादा फिर बचेगा नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट को कंप्लीट भी कर लेंगे, और साथ ही साथ ये छोटा सा यूनिट हमारा ब्रिज वाला ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।